आज हम लोग विद्युत रसायन में जो हम लोग का क्लास 12वां का जो रसायन का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चालकता, मोलर चालकता किस प्रकार से शून्य सांद्रण पर कैसे बदलता है, उस पर जो एनसीईआरटी बुक में 3 उदाहरण दिए हुए थे, उस पर कॉलरेज का नियम, इन सबों को हम लोग ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग एक देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल जो है उसमें एनोड, कैथोड, किसको पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, किसको निगेटिव से जोड़ते हैं, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें जो कि विद्युत अपघटन होते हैं तो उसके मुख्य उत्पाद जो होते हैं उसमें क्या उत्पाद, कौन सा जो है चीज़ कैथोड पर जमा होगा और कौन सा एनोड पर जमा होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है तुमको विद्युत अपघटनी सेल क्या होगा। एक बर्तन है, एक बर्तन में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। इस बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड होंगे और एक एनोड होंगे। इसको निगेटिव बाहर के एक निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये तुमको वैद्युत अपघट्य हो गया। ये वैद्युत अपघट्य आपने डाल दिया। और जिसको हम लोग की जोड़ देते हैं पॉजिटिव बाहर। इसमें क्या होता है वैद्युत अपघटनी सेल में एक बाहर से क्या देता है, ये वैद्युत अपघट्य हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको, वैद्युत अपघट्य, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, LYTE, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो जिसको धनात्मक से जोड़ा गया है, बैटरी जो बाहर का जो सेल है उसके धनात्मक ध्रुव से जब जोड़ा है तो इसको हम लोग एनोड कहेंगे, इसको एनोड कहते हैं। और इसको कैथोड कहेंगे, इसको कैथोड कहेंगे, जिसको ऋणात्मक लिंक से जोड़ा जाता है। और इसमें क्या होगा तुमको, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी जिसको L मानेंगे, जिसका कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A मानेंगे। तो इसका जो कि जब आयंस मूव करेंगे तो आयंस क्या होंगे, धन आयन किधर जाएगा, जो पॉजिटिव आयन होगा वह तुमको ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, धनायन जाएगा इधर की ओर मूव करता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। और ऋणायन तुमको किसकी ओर जाएगा, ऋण आवेश जाएगा धन आवेश इधर एनोड की तरफ, ऋण आवेश एनोड की तरफ, ऋण आवेश एनोड की ओर जाएगा और धन आवेश कैथोड की ओर मूव करता है। तो ये तुम्हारा जो है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका अवकरण होगा और इस पर इसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसकी कुछ बातें मैं लिख देता हूँ, इसे कुछ बातें यहाँ चित्र में भी दिखा होगा। जब कि एक विद्युत धारा से यहाँ पर क्या करे, एक बाहर से एक करंट, मतलब कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब इसको क्या कर देंगे, जब विद्युत अपघटनी सेल में, चलो कुछ लाइन लिख देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा क्या चीज़ में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा जो है तुमको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जब इसमें क्या होगा, जब इसमें तुमको विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा, जब विद्युत प्लस माइनस से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर कौन जमा होगा, विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य अपने आयन में टूट जाती है। विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है, आयनों में टूट जाती है, आयनों में टूट जाता है। धनायन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में कैथोड एवं ऋणायन धनात्मक इलेक्ट्रोड
धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर जाकर क्रमशः अवकृत एवं ऑक्सीकृत होते हैं। अवकृत एवं ऑक्सीकृत होते हैं मतलब ये होगा कि जो कैथोड पर उसका अवकरण होगा और एनोड पर उसका ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और कैथोड पर अवकरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैथोड पर अवकरण, रिडक्शन जिसको कहते हैं। और ये कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है? ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड है ये, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसी का उल्टा जो है तुमको याद रखोगे, एनोड जो है तुमको क्या हो गया? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये कैसा होगा? धनात्मक इलेक्ट्रोड है ये, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक से इसको जोड़ा जाता है बैटरी के बाहर के। तो इस तरह से क्या होगा तुमको? एक सेल बन गया जिसको हम लोग, इसका जो है इसमें जबकि आयन जमा होंगे तो यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहते हैं। लिख लेते हैं वैद्युत अपघट्य के, विद्युत या वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, अब विद्युत अपघटन कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटन के कुछ उत्पाद देखेंगे, उसके बाद विद्युत अपघटन में कितनी मात्रा कितने समय में जमा होगी। तो ये तुमको यहाँ पर देख लिया, अब चित्र भी इसको मिटा दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ उत्पाद, कुछ जो विद्युत अपघट्य जो हम लोग अलग अलग देंगे तो उसके कारण जो उत्पाद प्राप्त होंगे हमको इलेक्ट्रोड पर, उसके कुछ मुख्य उत्पाद कैथोड और एनोड पर हम लोग उसका मान लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो वैद्युत अपघटन के, जैसे कि तुमको वैद्युत अपघटन में अभी तक जो पढ़ा कि तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुमको क्या हो गया? कैथोड एनोड दो इलेक्ट्रोड हैं। कैथोड को निगेटिव टर्मिनल बाहर के एक बैटरी के से निगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को धनात्मक इलेक्ट्रोड धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कैथोड पर क्या होता है तुमको? उस पर धनायन जमा होते हैं और एनोड पर ऋणायन जमा होंगे। और ऋणायन का क्या होगा तुमको? ऑक्सीकरण होगा एनोड पर, और कैथोड का ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अवकरण होगा। और इस प्रकार से क्या होगा? उसके उत्पाद जो है तुमको जमा होंगे। तो इसमें जुड़ा है, एक तो हो गया कि मात्रात्मक विश्लेषण, कि कितनी मात्रा कितने समय में, जबकि हम लोग एक धारा प्रवाहित कराएं तो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराए, कुछ समय टी तक प्रवाहित कराए, तो कितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, और कौन सा किस, जैसे अपघटन, जब वैद्युत अपघट्य हम लोग अपघटन करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। पहले हम लोग उसके उत्पाद के बारे में देख लेते हैं, विद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में, उसके बाद उसकी मात्रा के बारे में भी फैराडे के नियम को हम लोग के द्वारा देख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या चीज़ का मान लिखते हैं? विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन में उत्पाद का मतलब ये हो गया कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्य का जब हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे, जैसे कि NaCl हो गया, एक द्रवित NaCl का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? द्रवित NaCl का जैसे विद्युत अपघटन करेंगे तो काफ़ी आसान सा लग रहा होगा। NaCl किस में टूट जाएगा? Na+ और Cl- में। तो Na+ किसकी ओर गतिशील होगा? कैथोड की तरफ। तो वहाँ पर वह अपकृत होकर सोडियम बना देगा। और क्लोरीन जो है तुमको किधर? Cl- किस में जाएगा? तुमको एनोड की ओर जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तुमको क्लोरीन गैस वहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन जब यही तुमको द्रवित NaCl के बजाय अगर तुमको जलीय विलयन रहेगा NaCl का, तो वहाँ पर जो जल भी होता है उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। और इस स्थिति में यह बात तुमको यह देखना पड़ेगा कि H+ हाइड्रोजन जमा होगा कैथोड पर या सोडियम, इसकी चर्चा करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं हम लोग मुख्य इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के उत्पाद, ऐसा हेडिंग दे दीजिए, विद्युत अपघटन के उत्पाद।
प्रोडक्ट। पहला नंबर कर देते हैं, द्रवित NaCl का विद्युत अपघटन। द्रवित NaCl का विद्युत अपघटन। द्रवित का मतलब है कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो द्रवित, जैसे कि तुमको जब तक उसको द्रव नहीं बनाएंगे तब तक जो ठोस अवस्था में कभी भी तुमको विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगा। NaCl जो आयनिक ठोस है तो इसमें जो है कम से कम इसको द्रव, मतलब कि इसको द्रवनांक जैसे होता है, किसी ठोस का क्या होता है, द्रवनांक होता है। तो द्रवनांक जिस ताप पर ये द्रव बन जाएगा वहां तक इसको गलित करना पड़ेगा। तो द्रवित जब कर लेंगे उसके बाद इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, ये NaCl हो गया, ये द्रवित मतलब पिघला हुआ द्रव के रूप में रहेगा। लेकिन ये पानी में नहीं विलयन है, ये द्रवित। इसमें जबकि धारा प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा, जो कि हम लोग अब विद्युत धारा वहां बैटरी जुड़े हुए थे अभी, तो ये टूट करके क्या हो जाएगा, दो आयन बनेगा इसका, Na+ और Cl-, जैसा कि अभी चित्र में देख रहा था, दो धनायन और ऋणायन में टूटेगा। तो धनायन किधर की ओर जाता था, कैथोड पर। तो इसके जो उत्पाद होंगे कैथोड पर क्या हो जाएगा, इस पर कैथोड पर क्या होगा, ये जो Na+ है ये तुमको, यह जो है तुमको Na+ है, इधर की तरफ ये क्या बन जाएगा, सोडियम धातु परमाणु बन जाएगा ये। और ये जो तुमको है Na+ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके जो शून्य चार्ज हो जाएगा, ये इस प्रकार ये बन जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, बैलेंस हो गया ये। और दूसरा तुमको एनोड पर ये क्या हो गया, अवकरण, ये क्या हो गया तुमको, +1 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो गया, दैट इज अवकरण हो गया ये। तो ये कैथोड पर। अब एनोड पर अब क्या हो जाएगा तुमको, Cl- से क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा Cl2, Cl- से Cl2, 2Cl- से Cl2 बन जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन का इसमें यहाँ पे संतुलित करेंगे तो Cl2 या हाफ Cl2 से एक इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएगा, या इसमें भी 2 से गुना कर सकते हो, तो टोटल जो तुमको अपकरण का उत्पाद मिल जाएगा। अब अगर इसको 2 से गुना करके अगर जोड़ देंगे तो NaCl के टूटने से क्या हो जाएगा तुमको, 2Na+ क्या होगा तुम्हारा Cl2, एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, सोडियम प्राप्त होगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस मुक्त होगा एनोड पर। तो ये तुम्हारा उत्पाद हो गया। अब दूसरा, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसका क्या उत्पाद होगा, देखो NaCl में जब जलीय विलयन है तो जल भी है, तो देखो तो इसमें जो होगा तुमको NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, इसमें Na+ बनेगा और साथ साथ Cl- भी बना। इसके अलावा यहाँ पर जलीय विलयन, तो जल भी टूटेगा, तो जल जब टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, H+ और OH-। अब इसमें है कि जो 2 धनायन प्राप्त होगा, 2 ऋणायन भी प्राप्त हो गया। तो अब इसमें से है कि इसमें पहले जो आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन है, किसका अवकरण करना चाहेगा धारा। तो यहाँ पर जिसका अवकरण करना आसान होगा, चूंकि H+ का अवकरण करना आसान है सोडियम की तुलना में, सोडियम धातु होता है तो H+ का अवकरण आसान होगा। अतः चूंकि H+ का अवकरण विभव 0 एवं सोडियम का Na का अवकरण विभव ऋणात्मक है, इसलिए पहले H+ का अवकरण तथा उच्च विभव के कारण, ओवर पोटेंशियल उच्च विभव के कारण एनोड पर Cl2 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा, जो कहना चाह रहे हैं, कैथोड पर कौन चला जाएगा, कैथोड पर देखो इसका मतलब ये हो गया, कैथोड पर जाएगा पहले H+, तो 2H+ से संतुलित कर दिए, 2H+ 2E- से क्या जाएगा, H2 गैस यहाँ चला जाएगा। और एनोड पे तुमको कह रहे हैं कौन जाएगा, तुमको Cl- जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2Cl- से बन जाएगा Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन, और Na+ और OH- बच जाएगा, तो NaOH कहाँ प्राप्त होगा, NaOH विद्युत अपघटनी सेल में प्राप्त होगा। NaOH विद्युत अपघटनी
विद्युत अपघटनी सेल में प्राप्त होगा, जिसे कास्टनर किल्लन विधि भी कहते हैं। जैसा कि तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक में पढ़ा होगा कि इससे कास्टनर किल्लन प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें 3 उत्पाद बने, जो बर्तन है उसमें NaOH प्राप्त होगा, Na+ और OH- तो बर्तन में ही रह गया, तो वो उत्पाद होगा, और तुमको कैथोड पर H2 गैस होगा और एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगा। तो ये तुमको 2 का तुमको मुख्य उत्पाद लिख दिए। अब तीसरा का लिखते हैं, तुमको 2 का हो गया तुमको सोडियम। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम नहीं किस में गया, सोडियम कैथोड पर नहीं गया, बल्कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, चूंकि जलीय विलयन में, चूंकि जलीय विलयन में वो भी था, जलीय विलयन में H2H था, तो उसका अवकरण करना क्या हो गया, उसको आसान पड़ा। अब है तुमको, इसके बाद आता है तुमको तीसरा नंबर में देखेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग कर सकते हैं कि किसका विद्युत अपघटन करना है। जैसे कि अब हम लोग करते हैं, जैसे कि तुमको H2SO4 है, H2SO4 का जलीय विलयन होगा, तो उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, H2SO4 के जलीय विलयन का उत्पाद। तो तीसरा नंबर में हो जाएगा, तीसरा 1-2 हो गया, तो तीसरा नंबर लिख देते हैं, मतलब H2SO4 में लिखते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु, और एक होता है सांद्र। सांद्र H2SO4 रहेगा तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा कम रहेगी, और तनु विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो तीसरा नंबर लिखते हैं, तनु H2SO4 का अपघटन, तनु H2SO4 मैंने जलीय विलयन तो है ही, का विद्युत अपघटन, का विद्युत अपघटन क्या होगा। जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे हम लोग, तो इसमें 2 चीज़ है। H2SO4 का जब विद्युत अपघटन होगा तो ये बनेगा तुमको 2H प्लस SO4 2-, और H2O टूटेगा तो क्या बन जाएगा, H प्लस OH-, ये होगा। तो अब इसमें देखो, कैथोड पर तो कोई बात ही नहीं है, कैथोड पर दोनों H+ ही है, तो जाहिर है कि H+ ही जाएगा, कैथोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड पर क्या होगा, तुमको तो शायद जब रिएक्शन लिखने सीख भी गया होगा 2 बार में, तो 2H+ कैथोड पर प्लस 2E- से H2, क्योंकि दोनों में तो H2H ही है। एनोड पर की बात करते हैं, एनोड पर जहां तक है तो तुमको सल्फेट आयन को, सल्फेट में तो S जो होता है +6 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो इसको तो ऑक्सीकरण करना बहुत कठिन है, तो इसके बजाय तुमको ये OH- जो है ये चला जाएगा, 4OH- से बन जाएगा 2 माने O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन जाएगा तुमको, तो A2O2 गैस मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें तुम गौर से देखो तो इसमें जल का ही विद्युत अपघटन हो गया। इसमें किसका विद्युत अपघटन हो गया, जल का। इसमें अगर 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो इसका अगर टोटल इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 2 से गुना कर दें, और इसमें जो पहला जो कि H2O वाला में है 4 से गुना कर दें, H प्लस OH-, इसको 4 से गुना करके इसको जोड़ दें, तुमको ये तीनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पर 4H2O, 4 से ऊपर में गुना किए, H प्लस OH- कट जाएगा तेरा, तो इधर बन जाएगा तुमको 2H माने H2 प्लस, इनफैक्ट 2H2 दूसरे गुना के थे, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, इसको और इसको घटा दोगे इधर तो 2H2O से बन जाएगा 2H2 प्लस O2। तो इसका मतलब है कि जल जो तनु H2SO4 जो है वो सिर्फ इसको डालना क्यों जरूरत है, इसमें तो जल का ही विद्युत अपघटन हो गया। इसमें प्रतिक्रिया में देखें तो जल का ही विद्युत अपघटन होता है। H2SO4 सिर्फ क्या चीज़ करता है, अगर शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो H2SO4 डालने से ये फायदा हुआ हमको, उसमें धारा प्रवाहित कर सका, और बाकी जो है किसका अवकरण हो गया, बाकी अवकरण किसका, बाकी जो तुमको जल विद्युत अपघटन हुआ जल का ही हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर। अब तुमको जैसे चौथा नंबर में देते हैं, एक आध और आपको विद्युत अपघटन करा देखते, इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। ये तीसरा नंबर था कौन सी का, तुमको तनु H2SO4 विलयन का। तो इसमें देखा गया कि किसका विद्युत अपघटन हो गया, जल का विद्युत अपघटन हो गया। मतलब कि जल का विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलता है वही प्रतिक्रिया जो बहुत पहले से पढ़ते आए हो गए, वही प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई पड़ा। दूसरा है तुमको CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, जलीय, ये तीसरा था, चौथा नंबर लिखो, CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, CuSO4 के जलीय विलयन का
विद्युत अपघटन, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन CuSO4 के जलीय विलयन। तो इसमें जैसे है तुमको इनर्ट इलेक्ट्रोड में, तो CuSO4 जब टूटेगा, तो CuSO4 टूटेगा तो क्या बनेगा तुमको, जब करंट फ्लो कराओगे तो ये बन जाएगा Cu2+ बन जाएगा और SO4 2- बनेगा, सल्फेट आयन में टूटेगा। H2O टूटेगा, जलीय विलयन है, तो ये H+ बनेगा और OH-। तो इसमें देखोगे तुमको इसका धनात्मक जो अवकरण विभव इसका धनात्मक है, इसका 0 है, तो इसमें अवकरण करना किसका आसान है, कॉपर का। तो कैथोड पर कौन जाएगा, जैसे जो क्रियाशील धातु होते हैं उसमें हाइड्रोजन चला जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, तो ये कॉपर ही चला जाएगा इस पर। और सल्फेट का तो इसमें नहीं होगा, तो एनोड पे किसका चला जाएगा, एनोड पे जैसा अभी रिएक्शन लिखे थे 4OH- से क्या बन जाएगा 2H2O, मतलब O2 गैस निकलेगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फेट तो जाएगा नहीं, तो ये चला जाएगा। और इसमें कॉपर मैंने हाइड्रोजन के बजाय कौन चला गया, कॉपर चला गया। तो ये तुमको चौथा हो गया। 5वां नंबर में दे सकते हो CuSO4 के जलीय विलयन का Cu इलेक्ट्रोड, वो सब इनर्ट इलेक्ट्रोड था, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड था। कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन ये क्या होगा, तो ये जो तुम्हारा होता है CuSO4 तो टूट जाएगा Cu2+ और SO4 2- में, लेकिन ये जो तुमको होता है कैथोड पर जो कि कॉपर होता है, इसमें कैथोड पर कॉपर रहेगा, तो ये जो कॉपर होगा ये टूट के बना रहता है Cu2+ चला जाएगा, जो कि विलयन में चला जाएगा। और विलयन पर का जो कैथोड जो कि एनोड पर जो होगा, ये सॉरी ये एनोड पर का था, ये एनोड प्रतिक्रिया था, गलत लिखिए, ये एनोड पर का कॉपर टूट करके आ जाएगा और कैथोड पर ये धीरे धीरे जमा होते जाएगा। इससे शुद्धिकरण भी किया जाता है, ये तुमको Cu2+ से Cu प्राप्त हो जाएगा। ये शुद्धिकरण में, धातु के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि कॉपर को, इसमें कॉपर जो है कैथोड वाला कॉपर टूट के Cu2+ चला गया आयन में, और ये Cu2+ जो है कॉपर यहाँ पे जमा हो जाएगी, शुद्ध कॉपर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा तुमको ये कॉपर, तो इस प्रकार के ये जो उत्पाद तुम्हें बताए गए, जिसमें कि तुम अब धीरे धीरे उत्पाद लिखने के लिए सीख भी गया होगा कौन सा उत्पाद कहाँ पे जमा होगा। अब तुमको एक है कि कितना द्रव्यमान जमा होगा। जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो कितना द्रव्यमान जमा होगा, इसके लिए 2 नियम हैं जिसको हम लोग फैराडे का नियम कहते हैं। तो फैराडे का नियम पढ़ लेते हैं विद्युत अपघटन के लिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, तो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम ये कहता है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि विद्युत अपघटन जब करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कौन कौन सा उत्पाद कैथोड एनोड पर जमा होगा। अब फैराडे के नियम में ये पढ़ेंगे कि ये कितनी मात्रा में जमा होगी, कितना देर धारा प्रवाहित करेंगे तो कितनी मात्रा में उस पर उत्पाद जमा होते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं तुरंत। तो फैराडे का नियम ये कहलाएगा कि फैराडे का 2 नियम है। एक नियम कहलाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का 2 नियम है। एक कहलाता है कि जितना अधिक तुमको उसमें आवेश प्रवाहित कराया जाएगा, मतलब कि जो बाहर का सेल है वह जितना अधिक आवेश क्या करेगा उसमें प्रवाहित करेगा विद्युत अपघटनी सेल से होके, उतनी ही अधिक मात्रा में कैथोड और एनोड पर द्रव्यमान संचित होंगे, वह उसके समानुपाती होते हैं। ये फैराडे का क्या कहलाएगा, ये प्रथम नियम। और दूसरा नियम कहलाता है कि वह जो है तुमको उस तत्व के जो भी जमा हो रहा है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो इसको नियम को लिख देते हैं, उसके आधार पर फैराडे का नियम, तो ये तुमको है प्रथम नियम लिख देते हैं। तो फैराडे का नियम उसमें पहला में लिख दो प्रथम नियम। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है।
m समानुपाती क्या होगा q, और q का मान होता है q आवेश है, q आवेश अगर है, q आवेश हो गया, और q बराबर होता है IT, q बराबर IT, I का मतलब धारा, I हो गया तुमको I बराबर विद्युत धारा, और T हो गया तुमको समय, तो समय से गुना कर देते हैं तो ये आवेश हो जाएगा, तो ये इसके समानुपाती होता है। दूसरा नियम फैराडे का है, विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद की मात्रा, प्राप्त उत्पाद की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर E/F पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। E बराबर हो गया तुमको तुल्यांकी भार, E बराबर हो गया तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, और F बराबर होता है फैराडे नियतांक, दैट इज 96,487 कूलम। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो m जो है तुमको दोनों नाव से कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, अतः m बराबर z गुना q, एगो z के समानुपाती हो गया, एगो q के, तो m बराबर z गुना q, और z का मान क्या होगा तुमको, z बराबर तुल्यांकी भार, z बराबर क्या हो गया E/F, फिर से इसको लिखते हैं, ये हो गया परमाणु भार बटे संयोजकता, और F को क्या कहते हैं हम लोग, फैराडे नियतांक, गुना F को कहते हैं हम लोग फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक 96,487 कूलम, ये हो जाएगा इसका मान, F का मान हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इस पर। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, दैट इज 3.10। चलो इसको भी बना लेते हैं इसका फैराडे का नियम से। तो फैराडे का नियम ये तुमको हो गया कि जब धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कुछ समय के लिए करेंगे, तो आवेश निकाल सकते हैं धारा गुना समय करके, और उसके बाद जो चीज़ उसमें जमा होगा इलेक्ट्रोड पर, उसका परमाणु भार बटे क्या कर लेंगे हम लोग, संयोजकता बटे फैराडे नियतांक से भाग करके उसका द्रव्यमान पता कर सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इससे हम लोग इसका मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि है तुमको, और ये तुम्हारा है m बराबर ZQ, तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि तुम्हारा 3.10 उदाहरण देखते हैं हम लोग, NCERT उदाहरण 3.10 है। इसमें है कि कॉपर सल्फेट के 1 बिलियन से, कॉपर सल्फेट के 1 बिलियन से I बराबर क्या हो गया 1.5 एम्पियर की धारा, T बराबर 10 मिनट, 10 मिनट, इसको सेकेंड बदल लो, 10 गुना 60 सेकेंड बराबर 600 सेकेंड तक प्रवाहित कराया गया। तो कैथोड जो कॉपर, कितना कॉपर जो है कैथोड पर जमा हो जाएगा, अभी बताया था CSO4 का जब कॉपर ही कैथोड पर जाता है तो उसका कितना द्रव्यमान जमा होगा, तो Q का मान निकाल लो। तो Q बराबर I गुना T, तो 1.5 एम्पियर गुना 600 सेकेंड बराबर 900 कूलम, ये तुमको इतना आवेश प्रवाहित किया गया। 1.5 गुना 600 तो 900 कूलम आवेश निकला। तो इसका जो तुमको Z भी निकाल ही लेते हैं अलग से, Z बराबर क्या होगा E/F, तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार बटे संयोजकता, और गुना फैराडे नियतांक का मान 96,487 कूलम, ये तो सबके लिए फिक्स ही है। और इसका परमाणु द्रव्यमान, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम, और संयोजकता कितना हो गया 2, और गुना 96,487 कूलम, तो ये तुम्हारा Z का मान हो गया। इसका जो भी मान आएगा अब यहाँ पर डायरेक्ट रख ही देते हैं। तो द्रव्यमान M बराबर क्या होगा, सूत्र अभी निकाले थे, द्रव्यमान जो जमा होगा बराबर Z गुना Q,
जेड का मान जो है तुमको 63.5 बटे 2 गुना 96,487 और गुना क्यू का मान आया 900 कूलम। इतना क्या होगा, इतना ग्राम में ये आंसर हो गया। तो इतना ग्राम हो गया तुमको, तो ये इतना ग्राम आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है? 0.293 ग्राम। चलिए, तो ये तुम्हारा लगभग आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये तुम्हारा क्या कैसे क्या समझ में आ गया होगा। परमाणु द्रव्यमान हो गया कॉपर का 63.5, उसका संयोजकता होता है 2, और फैराडे नियतांक का मान याद कर लो 96,487 कूलम। 96,500 भी रख सकते हो, कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो 96,500 से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, आई क्यू बड़ा का मान निकल गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो ये फैराडे, आज के लेक्चर में हम लोगों ने फैराडे का नियतांक, फैराडे का नियम पढ़ लिया, और कौन कौन से उत्पाद बनेंगे विद्युत अपघटन के फलस्वरूप उसको बता, उसके बारे में इसमें इस लेक्चर में पढ़ाई हो गई। अब तुमको इस लेक्चर के बाद तुमको दिया हुआ है कुछ सेल दिए हुए हैं विद्युत में, कौन कौन से सेल, जैसे कि जो गैल्वेनिक सेल हैं उसमें कुछ मुख्य सेल हैं, जैसे कि तुम्हारा जो हम लोग घर में यूज करते हैं सूखा सेल, या तुमको जैसे टीवी वगैरह चलाने के लिए या इन्वर्टर के लिए यूज करते हो शीशा संचायक सेल, तो उन सबों का, और भी जैसे तुमको लैपटॉप में यूज होता है या लिथियम बैटरी, या इन सबों जो प्रमुख बैटरी हैं उन सबों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और उसमें से प्रमुख जो बैटरी है उसका जो है उस पर उसे कैथोड एनोड उन सबों क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, कौन कौन से विद्युत अपघट्य डाले जाते हैं, इन सबों की चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर, उसके बाद एक है तुमको जो कोरोजन होगा तुमको लास्ट में, तो देखते हैं लास्ट चैप्टर में तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि समाप्त भी हो जाए। और जो भी तुमको क्वेश्चन वगैरह बनाओ, एक्सरसाइज से बनाओगे, जहाँ दिक्कत होगी तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, उस पर नोट्स भी लिख सकते हो ऐप पर जाकर के, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सबों की तैयारी भी कर सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।